नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेसफुल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मेजो अमेरिका की एक महान और प्राचीन सभ्यता जिसे माया सभ्यता कहा जाता है, उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसकी राजनीतिक व्यवस्था और उसके समाज के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की थी। साथ ही साथ हमने माया सभ्यता के उस मशहूर कैलेंडर के ऊपर भी डिस्कशन किया था जो कि ये दावा करता था कि 21 दिसंबर 2012 के दिन दुनिया का अंत हो जाएगा। क्या था वो दावा, क्या कहता था वो कैलेंडर, इसके ऊपर हमने ब्रीफली डिस्कशन किया है, जिसको अगर आप देखना चाहें तो प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी माया सभ्यता की माइथोलॉजी के बारे में, उसके पैंथियंस के बारे में, उसके धर्म के बारे में, कि माया सभ्यता के लोग किस तरीके की जीवन शैली जीते थे, उनके समाज के ऊपर धर्म का क्या प्रभाव था, उनकी माइथोलॉजी क्या कहती है, उनका क्रिएशन मिथ क्या है, आफ्टर डेथ क्या होता है, कौन से देवताओं को वो पूजते थे, साथ ही साथ वो कौन से रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, यहाँ तक कि वो अपने देवताओं को खुश करने के लिए मानव बलि का प्रयोग करते थे, मानव इंसान को वहाँ पे सैक्रिफाइस किया जाता था। तो इस तरीके का ट्रेडिशन था, इनका कल्चर था और काफ़ी रिच कल्चर था जिसको हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जान सकते हैं कि वो दुनिया का वो कोना, मेजो अमेरिका का वो हिस्सा जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो किस तरीके के कल्चर को फॉलो करते थे। सबसे पहले इनके मैप की ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप सक्सेस प्लस एकेडमी के साथ पहले से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिससे आप सभी सक्सेस प्लस एकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ से ये जब QR कोड आप स्कैन करेंगे तो उसके बाद आपके पास सारे के सारे लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो माया माइथोलॉजी क्या है उसको समझने से पहले जान लेते हैं कि ये लोग रहा कहाँ करते थे। अगर मेजो अमेरिका की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट है, आपको जानते हैं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और ये है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जो साउथ वाला पार्ट है, मैक्सिको का साउथ वाला हिस्सा, और यहाँ पे मेजो अमेरिका का ये वाला हिस्सा जो है जिसको मेजो अमेरिका कहते हैं, जिसमें एल सल्वाडोर, इसके अलावा मैक्सिको, होंडुरस, ये सब जगह आती हैं। यहाँ पे माया सिविलाइजेशन के लोग रहते थे और यहाँ पे बहुत सारी खुदाई के बाद बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, बड़े बड़े पिरामिड मिले हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स और पैलेस मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि ये लोग, इनकी सभ्यता कैसी थी, इनकी आर्किटेक्चर कैसा था, इनकी साइंस में क्या समझ थी, मैथमेटिक्स में और एस्ट्रोनॉमी में क्या समझ थी, सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। और साथ ही साथ इनकी माइथोलॉजी के बारे में भी आपको पता चलता है। तो वैसे तो बहुत पुराना इतिहास है जिसको हमने अलग अलग फेज में पढ़ा है पिछले वीडियो में, लेकिन लगभग 300 BC के अराउंड इस सभ्यता का राइज आपको देखने को मिलता है। काफ़ी ये फ्लोरिश हो चुकी थी और लगभग 1534 में कंप्लीटली इसका डिमोलिश हो चुका था, जब यहाँ पे स्पेनिश इन्वेजन होने शुरू हो गए थे, और 1534 में फाइनली इनका डिक्लाइन हो चुका था। वैसे देखा जाए तो 9th सेंचुरी के एंड होते होते ही ये जो माया सभ्यता है ये धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते खत्म हो चुकी थी, और इसके डिक्लाइन के पूरे कारण भी स्पष्ट नहीं है कि ये सभ्यता कैसे अंत हुई। लेकिन आज हम इसके धर्म के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या ये लोग करते थे। बहुत सारे एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं कि पूरे मेजो अमेरिका में बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करने वाले लोग रहते थे, लेकिन उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। मैंने एज़टेक रिलीजन आपको पढ़ाया है, उसमें भी आपको मैंने ये चीज़ें बताई थी कि वो मानव बलि दिया करते थे, उनके जो गॉड्स हैं उनमें आपको यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि इनका कल्चर काफ़ी एक दूसरे से घुला मिला हुआ था। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारे पैंथियंस दिखेंगे, बहुत सारे गॉड्स देखेंगे। जो माया माइथोलॉजी है इसमें लगभग 166 गॉड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पॉलीथिज्म को ये फॉलो करते थे, और बहुत सारी स्टोरी जो आपको देखने को मिल जाएंगी यूनिवर्स के क्रिएशन को ऊपर के लेकर, कॉस्मोलॉजी को लेकर, उन्हीं सब चीज़ों को हमें डिस्कस करना है, जिसमें बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे हीरोज हैं, बहुत सारे जो देवता हैं जिनका अलग अलग जेंडर है, अलग अलग उनका क्राइटेरिया है, अलग अलग उनका वर्क है, जिसमें वो लोग मतलब कोई, जैसे कि बाकी धर्मों में होता है, अगर आप हिंदुइज्म में, इंडिया में पढ़ा रहा हूँ मैं इसलिए जस्ट बता रहा हूँ कि हिंदुइज्म में जैसे अलग अलग देवता हैं, उनका अलग अलग पोर्टफोलियो है, ये इस चीज़ का देवता है, ये इस चीज़ का देवता है। जैसे यही ग्रीक माइथोलॉजी में भी हमने पढ़ा है, यही हमने रोमन माइथोलॉजी में भी पढ़ा है, जो रोमन एम्पायर के जो गॉड्स थे, पैंथियंस थे, उनमें भी पढ़ा है। वैसा ही यहाँ पे चीज़ें देखती हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कन्फ्यूजिंग भी आपको दिखेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में उनके बारे में लिखित में चीज़ें आपको एविडेंस नहीं मिलते, तो कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। और अगर अलग अलग जगहों पे आप जाके देखते हैं, अलग अलग लोकेशन पे, तो अलग अलग देवताओं को वो पूजते थे और अलग अलग तरीके से उनको लुभावित करने की कोशिश करते थे। तो फिर भी आपको एक पैटर्न जरूर देखने को मिलता है, और उस पैटर्न को जितना हम समझने की कोशिश कर सकते हैं उतना समझने की कोशिश करेंगे।
अब ये है कि माया सिविलाइजेशन के साथ साथ एक और सिविलाइजेशन था यहीं पे जिसको बोलते हैं ओलमेक सिविलाइजेशन मैक्सिको का। इसके ऊपर हम डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे और इसको पढ़ेंगे, जल्दी ही मैं लेके आऊँगा आपके लिए वो वीडियो। तो ओलमेक सिविलाइजेशन जो है ये बहुत पुराना सिविलाइजेशन था, 1400 बीसी के अराउंड ये इमर्ज हुआ था। और यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको जो मैंने आपको मैप में दिखाया है, इसके किनारे पे गल्फ ऑफ मैक्सिको के किनारे ये लोग जो हैं ये बस गए थे, ये जो ओलमेक सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, और यहीं से इनके कल्चर की शुरुआत होती है। इनसे पहले ओलमेक है, उसके बाद माया के लोग जो हैं, कहा जाता है ऐसा कि ये लोग जो हैं यहाँ पे जो अंटार्कटिका वाले रीजन से यहाँ पे आके सेटल डाउन हुए थे और वहाँ पे रहने लग गए। ओलमेक जो है ये जब इनका डिक्लाइन आया तो ये लोग यहाँ पे रहने लग गए। यहाँ पे बड़े बड़े आपको पिरामिड देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे सैक्रेड प्लेस मिल जाएंगे, जहाँ पे पिरामिड का बहुत महत्वपूर्ण इनके यहाँ पे वो था, एक तरीके से इम्पोर्टेंस थी पिरामिड्स की। जैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंस है पिरामिड्स की, वैसे ही जो माया सिविलाइजेशन है यहाँ पे भी बहुत इम्पोर्टेंस है पिरामिड्स की। और गॉड्स के तक पहुँचने का एक जरिया मानते थे माया सभ्यता के लोग। वो सोचते थे कि जितना ऊंचा पिरामिड होगा भगवान तक पहुंचना उतना ही आसान रहेगा, हम उसके उतना ही करीब जा पाएंगे उस सुप्रीम पावर के। और ईश्वर को भी जब ज़मीन पे आना होगा तो वो इन पिरामिड्स की सीढ़ियों से उतरते हुए हमारे पास आ सकते हैं। इस तरीके के इनके बिलीफ थे, ये सब ये चीज़ें कहा करते थे। और साथ ही साथ इनके देवताओं की अगर आप तस्वीरें देखोगे तो देखिए अलग अलग जो माइथोलॉजी होती हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके अलग अलग चेहरे होते हैं। कोई ऐसे रिलीजन होते हैं जिसमें गॉड का कोई फेस नहीं होता, वहाँ पे मूर्ति पूजा ही बैन होती है। कई ऐसे रिलीजन हैं जैसे ग्रीक माइथोलॉजी है, हिंदुइज्म है, इसमें क्या होता है, ईश्वर का जो चेहरा है वो ह्यूमन बीइंग की तरह प्रेजेंट किया जाता है। कुछ ऐसे रिलीजन है जिसमें जो ईश्वर का जो चेहरा है वो कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता है, जो कि मेल नहीं खाता, किसी भी जो कैरेक्टर है, जो ज़मीन पे जो कैरेक्टर्स हैं, जो क्रिएचर्स हैं, उनसे मेल नहीं खाता। लेकिन यहाँ पे जो क्रिएचर्स आपको पैंथियंस जो देखने को मिलते हैं, उनमें ऐसा देखने को मिलता है कि उनके जो चेहरे हैं वो जानवरों जैसे हैं। जगुआर बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, जैसे जगुआर फेस है लेकिन नीचे बॉडी जो है वो ह्यूमन बॉडी है, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। ओलमेक पैंथियन जो है इसमें डाइटी ऑफ रेन, कॉर्न, फायर, डाइटी ऑफ फायर, सरपेंट गॉड, ये सब गॉड आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ आगे चल के ये जो ओलमेक पैंथियन है उसी का प्रभाव बाकी रिलीजन पे भी था, बाकी जो कल्चर के लोग थे उन पे भी था। माया और ओलमेक पैंथियन को आप अलग नहीं कर पाओगे पूरी तरीके से, नाम आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन उन गॉड्स का जो अगर आप देखेंगे पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उनका, किस तरीके से लोग उनको समझते हैं, किस तरीके से उनको जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखता है। उसके अलावा माया के लोग रहते थे, जेपोटेक, टेओलटेक, एज़टेक, ये सभी लोग अलग अलग ट्राइबल लोग थे, अलग अलग बड़े बड़े ग्रुप के लोग थे, अलग अलग इनका कल्चर था, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी थी। लेकिन इनमें सभी में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इनका जो रिलीजन है वो बहुत हद तक सिमिलर था। एक रीजन में आप जाके देखेंगे, जैसे कि ग्रीक रिलीजन था, जो ग्रीक माइथोलॉजी है और रोमन माइथोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा मेल खाती हैं। उनके जो गॉड्स हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, है ना। जैसे ज्यूस जो है वो जुपिटर जैसे दिखते हैं उसमें, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो इस तरीके के बड़े बड़ी यहाँ पे पत्थर से बनी हुई मूर्तियाँ मिली हैं, जिसमें जगुआर के जो देवता हैं वो मिलते हैं, नीचे ह्यूमन बॉडी मिलती है। तो वो है, ये मैजिक में भी बिलीव करते थे कि जगुआर फेस बन जाता है, ये सब चीज़ें हैं। चीफ गॉड जो है माया, अगर मेजर डाइटीज़ की और कैरेक्टर्स की बात करें तो माया सिविलाइजेशन के लोग जो मेन गॉड को पूजा करते थे उनका नाम था इर्जामना। अगर मैं सही से प्रोनाउंस नहीं करूं तो माफ़ कीजिएगा, इर्जामना इनका नाम था। ये रूलर ऑफ हेवन हैं, गॉड ऑफ डे एंड नाइट हैं, और बाकी जो देवताएं हैं उनके राजा की तरह हैं। ये भक्त सभी के लिए ये एक किंग हैं। ये इनको आप थोड़ा सा उस तरह से देख लीजिए, जैसे देवराज इंद्र हैं हिंदू माइथोलॉजी में, जैसे जुपिटर हैं रोमन माइथोलॉजी में, जैसे कि ज्यूस हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, कुछ उसी तरीके का इनका कैरेक्टर है, बहुत सेपरेट है उनसे, लेकिन मैं जस्ट आपको एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इजामना वाज अ कल्चरल हीरो, ए फिगर क्रेडिटेड विद गिवन बेसिक टूल टू सिविलाइजेशन। जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए हों, चाहे बाकी किसी भी चीज़ के लिए, वो सभी की सभी प्रोवाइड करते हैं इजामना। मतलब वो पालनहार हैं, वो इनके पालनहार हैं जो सभी चीज़ें उनको देते हैं, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे फायर हो, चाहे वाटर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ग्रेन हो, मेज हो, सभी चीज़ें वो ही इनको प्रोवाइड करते हैं। इनको माना जाता है कि वन ऑफ द फर्स्ट प्रीस्ट थे, पहले ये प्रीस्ट थे, ये इन्वेंटर ऑफ राइटिंग हैं।
हीलिंग के, ये इनको लिंक किया जाता है कि हीलिंग में इनका यही हैं जो हील करते हैं, किसी भी बीमारी को ठीक करते हैं। उसके साथ ही इनकी जो वाइफ हैं एक्सेल, जिनका नाम है, ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी हैं, गॉड ऑफ प्रेगनेंसी हैं। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे इनको काफ़ी पूजा जाता है। विमेन जो हैं यहाँ पे इनकी सिरिन बनाती हैं, उनको पूजती हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए, अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए ये इनकी पूजा करती हैं। तो ये हैं इजामना और ये इनकी वाइफ हैं अक्षेल। ठीक है, ये दोनों इनके लिए सुप्रीम गॉड की तरह इनको माना जाता है। लेकिन ये पालनहार हैं जो कि इस पूरे यूनिवर्स को एक तरीके से मेंटेन करने का काम है। इस यूनिवर्स को इन्होंने बनाया नहीं है, बनाने का काम किसने किया है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ नोटेबल गॉड्स के बारे में आप देख लीजिए। अल्पुक जो हैं वो गॉड ऑफ डेथ हैं। चाक जो हैं वो गॉड ऑफ रेन एंड थंडर हैं। यहाँ पे कैलामजोर जो हैं, कैमाजोट जो हैं वो बैट गॉड हैं। ये ट्राई टू किल ए हीरो ट्विन ऑफ पॉपुल, वो ये इनकी एक कहानी है, वो अलग सेपरेटली देखेंगे, तो वो अभी नहीं देखेंगे, कभी वापस देखेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गुकु मार्ट्स जो हैं वो स्नेक गॉड हैं और क्रिएटर हैं, इनके बारे में अभी हम देखेंगे। हुनापू जो हैं ये माया हीरो ट्विन हैं। हुराकन जो हैं ये स्ट्रॉम गॉड हैं, गॉड ऑफ फायर हैं, ये भी क्रिएटर डायटी में आते हैं कुकुम मार्ट्स के साथ साथ। इसके अलावा और भी गॉड हैं जो मायन ट्विन हैं, अर्थ गॉड और मून गॉड हैं। एक्सेल एक्सटेप जो हैं गॉडेस ऑफ सुसाइड हैं। और जिपाकन जो हैं अंडरवर्ल्ड के डीमन हैं। जो अंडरवर्ल्ड का जो मैं आपको बताऊंगा, अंडरवर्ल्ड यहाँ पे वो है, अंडरवर्ल्ड मतलब जो पाताल लोग जिसको हम बोल देते हैं, ये कोई वो अंडरवर्ल्ड वो नहीं है, आप समझ गए होंगे, वो वाला नहीं है। क्रिएशन मिथ को समझिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन से देवताओं को ये किस तरीके से समझते हैं। इजामना और अक्षेल जो हैं वो पालनहार हैं लेकिन क्रिएटर नहीं हैं। जैसे कि हिंदुइज्म में जैसे होता है ना कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट है, ब्रह्मा ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है ऐसा कहा जाता है, और पालनहार हैं जो हैं विष्णु, उस तरह से कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे ब्रह्मा का अगर कैरेक्टर अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो वो कुकुमार्ट्स और टेपू हैं। तो कुकुमार्ट्स जो हैं, जो कि अगर आप एज़्टेक मिथ में देखेंगे, एज़्टेक माइथोलॉजी मैंने जब आपको पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने क्विट्ज़कोएटल एक गॉड का नाम बताया था, जिसकी मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई थी। तो वो जो हैं उसी के एक तरीके से बराबरी के दर्जा इनको मान सकता है, सेम ही है, बस नाम अलग अलग है। ये क्रिएटर हैं, मेकर हैं और फोरफादर हैं। यही हैं जो सबसे पहले पैदा हुए, इन्होंने ही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, ऐसा माना जाता है इनके मिथ में। और ये माना जाता है कि ये पहले व्यक्ति थे, इन्होंने सोचा कि हमें एक ऐसा यूनिवर्स बनाना चाहिए कि हमारे बाद वो हमारी पूजा करे, हमें मतलब पूरे के पूरे यूनिवर्स को हमें क्रिएट करने की ज़रूरत है ताकि वो हमारी पूजा करें। उसके लिए इन्होंने हुकारन को आदेश दिया कि हुकारन आप एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट कीजिए जिसमें लोग हों। अब उसमें ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन होगा, एनिमल्स का क्रिएशन होगा, किसका क्रिएशन होगा उसकी इन्होंने बाद में सोची। उसके बाद में ये हुआ कि यूनिवर्स हो तो किस तरीके का हो, उसमें कौन कौन होना चाहिए, वो किस तरह से पूजा करेंगे, यूनिवर्स को हमें क्या कुछ देना चाहिए, उसका पालन कौन करेगा, कुछ किस तरीके से उसको मेंटेन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, क्या कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। तो हुकारन, जिनको हार्ट ऑफ हेवन कहा जाता है, जिनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती लेकिन इनको कहा जाता है ये गॉड ऑफ थंडर, गॉड ऑफ स्टॉर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट गॉड है। इन्होंने टेपो और कुकुमार्ट्स को जब इन्होंने आदेश दिया, कुकुमार्ट्स ने जब हुकारन को आदेश दिया कि उनकी वर्शिप कोई करे आगे आने वाले समय के में, तब उनको एक ऐसा यूनिवर्स बना के दें। हुकुआन ने जब बनाया, एक यूनिवर्स बनाया, अर्थ को क्रिएट किया, तो उनसे शुरुआत में गलती हो गई। और गलती क्या हुई? ह्यूमैनिटी का क्रिएशन। ये गलती मानी जाती है इनके मिथ में कि ह्यूमैनिटी तो बनानी नहीं चाहिए थी, ये गलती कर दी। शुरुआत में ह्यूमन बीइंग्स को बनाया भी नहीं गया था, सबसे पहले एनिमल्स को बनाया गया था। एनिमल्स को बनाया गया था कि एनिमल्स रहेंगे, लेकिन जब एनिमल्स को बनाया गया तो ये समझ में आ गया कि ये जो एनिमल्स हैं ये तो पूजा नहीं कर सकते, ये तो हुकारन की और जो कुकुमार्ट्स हैं इनकी वर्शिप नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको हमेशा के लिए बैनिश कर दिया गया और इनको जंगलों में भेज दिया गया, इनको फॉरेस्ट में भेज दिया गया कि आप तो वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए आपको क्रिएट किया गया है। उसके बाद बनाया गया ह्यूमन बीइंग को। ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले बनाया गया था मड से बनाया गया था, और वो जब मड से बनाया गया तो वो कभी भी एक तरीके से डिजोल्व हो सकता है, क्रैम्बल हो सकता है।
तो उसके बाद गॉड्स का जो सारे के सारे पैंथियंस थे उन्होंने फिर से एक मीटिंग करी और उन्होंने सोचा कि किससे बनाया जाए, लकड़ी से बनाया जाए जिसमें सोल ना हो। ये भी आइडिया उनके लिए सही नहीं ला। मतलब उन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें सोची कि क्रिएट किया कैसे किया जाए, ह्यूमन बीइंग का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, उसमें क्या की एलिमेंट्स होंगे और कैसे उसको मैन्युफैक्चर किया जाए। अलग अलग देखिए हिंदुइज्म में जैसे कहा जाता है कि पंच तत्वों से ह्यूमन बीइंग बना हुआ है ना, उस तरीके से यहाँ ये माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि फाइनली जब एक डिस्कशन कंप्लीट हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि ह्यूमन बीइंग को मासा से बनाया जाएगा। मासा यानी मेज यानी मक्का से बनाया जाएगा। मक्का इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, मेज़ की ये खेती करते थे तो इन्होंने ये मक्का को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे। ये सिर्फ उसको फूड ग्रेन की तरह नहीं देखते थे, ये माया सिविलाइजेशन के लोग उसको इस तरह से देखते थे कि हम सब लोग भी मक्का से ही बने हैं, हम भी मेज़ से ही बने हैं। तो ये इनका क्रिएशन मिथ है। उसके बाद इनकी कॉस्मोलॉजी की बात कर लेते हैं कि अर्थ कैसे बना, अर्थ कैसा दिखता है, यूनिवर्स कैसा है, स्काई कैसा है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी डिस्कशन आपको देखने को मिलता है उसमें एक चीज़ पता चलती है कि अर्थ को ये लोग फ्लैट मानते थे कि धरती फ्लैट है। फ्लैट तो नहीं है, अंडाकार है, लेकिन उनके मिथ में ये कहा गया और इसके 4 किनारे माने गए। इन 4 किनारों को ऐसा माना गया कि चारों किनारे अलग अलग कलर से उनको कोऑर्डिनल्स को डिफाइन किया जाएगा। जैसे रेड कलर जो होगा वो ईस्ट का होगा, वाइट कलर होगा नॉर्थ का, ब्लैक कलर वेस्ट का होगा, येलो कलर साउथ का होगा और सेंट्रल कलर जो है वो ग्रीन होगा। साथ ही साथ ये माना गया कि जो स्काई जो है वो भी जो मल्टीलेयर स्काई है उसको माना गया कि वो जमीन के ऊपर ऐसे नहीं है, जैसे अब तो हम राउंड मानते हैं, तो स्काई को इन्होंने माना कि स्काई जमीन के ऊपर 4 पिलर्स पे ऊपर टिका हुआ है। और वो पिलर कौन है? वो है बैकअप्स भी कौन है? बैकअप्स भी गॉड हैं। तो 4 सुप्रीम पावर गॉड्स ने कंधों पे उठा रखा है पूरे के पूरे आसमान को, ऐसा इनका मानना था। और ये बैकअप जो हैं ये 4 भाई हैं और ये बच्चे हैं किसके? इजामना और अक्षल के बच्चे हैं, 4 बेटे हैं ये, जो चारों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं और यूनिवर्स को और इस पूरे आसमान को अपने कंधों पे उठा के रखे हैं ताकि जो पूरे के पूरे ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको एक तरीके से बचा सकें, उनके ऊपर आसमान ना टूट के गिर जाए। ये वाली बात कह सकते हैं आप। उसको ये चीज़ कहा गया कि ये 4 बच्चे कौन कौन थे, 4 बैकन्स कौन कौन थे इनके। एक है होबनील जो आगे चल के रिप्लेस हो जाते हैं चाक के द्वारा, ये ईस्ट के बैकअप हैं और इनको रेड कलर असाइन किया गया। और कैन ईयर्स में इनका काम है कि ये कैन ईयर्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। फिर कैन टेजनिकनाल हैं, ये बैकअप ऑफ नॉर्थ हैं, इनको वाइट कलर असाइन किया गया है। जैन किमी हैं, ये बैकअप ऑफ वेस्ट हैं, जिनको ब्लैक कलर असाइन किया गया है। और जॉन नेक हैं, होजनेक हैं, ये जो है बैकअप ऑफ साउथ हैं, जिनको येलो कलर असाइन किया गया है। ये बैकअप्स कौन हैं? ये वही बैकअप्स हैं जो 4 पिलर्स की तरह खड़े हुए हैं, आसमान को अपने कंधों पे उठाए। ये इनका बैकअप्स की कॉस्मोलॉजी कहती है। उसके बाद यहाँ पे कॉस्मोलॉजी जो है वो अलग अलग, आप रीजन में जाओगे तो कुछ अलग अलग चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। एक चीज़ ये कहती है कि जो स्काई जो है ये 4 ट्री पे ऊपर टिका हुआ है, ना कि बैकअप्स के ऊपर। तो ये भी इन लोगों की ही मानना है। ये अलग जगहों पे जाओगे तो उनकी कुछ अलग मान्यताएं हो जाती हैं। तो अलग अलग कलर के जो ट्री हैं, एक सिल्वर कॉटन ट्री जो है वो सेंटर में है और अलग अलग ग्रीन क्यूबा ट्री जो है वो अलग अलग स्पीसीज़ के वो 4 किनारों पे हैं, जिनके कलर जैसे कि पहले मेंशन था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, वो वैसे उनका असाइंड है। तो ये भी चीज़ें हैं। साथ ही साथ एक ये चीज़ कहेगी कि अर्थ फ्लैट तो है, लेकिन अर्थ किसके ऊपर टिका हुआ है? अर्थ टिका हुआ है एक बहुत ही बड़े जाइंट क्रोकोडाइल के ऊपर। बहुत बड़ा जाइंट क्रोकोडाइल है, उसने अपनी पीठ के ऊपर अर्थ को लाद रखा है और वो वाटर के ऊपर वाटर पूल में तैर रहा है और उसने पूरा का पूरा इस पूरे अर्थ के वजन को संभाल रखा है। साथ ही साथ स्काई, इस क्रोकोडाइल का जस्ट अपोजिट जो काउंटर पार्ट है उस क्रोकोडाइल का जो आसमान में है, उसको कहा कि एक डबल हेडेड सरपेंट है, एक बहुत बड़ा सांप है, बहुत बड़ा स्नेक है। और वो क्या है? स्काई की रक्षा करता है, स्काई को उसने होल्ड कर रखा है। और स्काई शब्द जो है वो स्नेक से काफ़ी सिमिलर है, इसलिए कई बार इसका वो लगा लिया जाता है, अंदाज़ा भी लगा लिया जाता है कि यही होगा। तो ये सरपेंट जो है ये इसको भी काफ़ी उस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे सन गॉड और मून गॉड, वीनस और ये सब जो सेलेस्टिकल बॉडी जो हैं उन तरह से एक सरपेंट गॉड को भी ये लोग पूजते हैं। और जो दिखता तो नहीं है लेकिन उसको ये मानते हैं कि वो ये जो स्काई आपको ब्लैक कलर का ऐसे दिख रहा है, वो जो है जिसको जो होल्ड हो रखा है ऊपर, वो पूरे के पूरे एक सरपेंट गॉड ने इसको संभाल रखा है। अब बात करते हैं
3 लेयर्स की, 3 वर्ड। देखो ये 3 वर्ड जो हैं बहुत सारे रिलीजन में आपको मिल जाएंगे। ये एक चीज़, एक बहुत ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिखता है ये हमें रिलीजन और माइथोलॉजी में, कि 3 वर्ड बताए जाते हैं कि एक हेवन है, एक अर्थ है, अर्थ वर्ड है, और एक अंडर वर्ड है जो कि पाताल लोक बोलते हैं। जो हेवन में जाता है वो अच्छे काम करता है, वो हेवन में जाता है, जो बुरे काम करता है वो पाताल लोक में जाता है, नरक लोक में जाता है। ये चीज़ आप बहुत सी जगह पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। कुछ इसी तरीके की माइथोलॉजी इनकी है। ये कहते हैं कि हेवन जो है वो 13 लेयर का है, वो ऊपर है, और वो 13 लेयर में हर एक लेयर में अपना एक गॉड है जिसके अपने मतलब एक तरीके से उसका अपना काम है, वो वहाँ पे संभालता है उस पूरे के पूरे वर्ल्ड को। अपर मोस्ट पार्ट जो है ना इस हेवन का, उसको संभालता है एक मॉन बर्ड। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इनके गॉड्स जो हैं उनका चेहरा एक एनिमल या फिर एक बर्ड की फेस होता है उनका, ह्यूमन बीइंग का जैसा फेस नहीं होता, ये है। उसके अलावा अंडरवर्ल्ड जो है, जिसको हम पाताल लोक कह सकते हैं, जमीन के अंडर जो है, उसको कहा जाता है कि वो 9 लेयर का है, और उसमें लॉर्ड ऑफ नाइट्स रहते हैं, उसमें डीमन गॉड्स रहते हैं, और वो हिसाब लेते हैं आपके कर्मों का, अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, उस तरीके से है ये। अंडरवर्ल्ड जो है वो कोल्ड है, अनहैप्पी प्लेस है। हेवन जो है वो हैप्पी प्लेस है और अच्छी जगह है, वहाँ पे गॉड्स रहते हैं, देवता रहते हैं। और लोगों का कहा जाता है कि जो हेवनली बॉडीज हैं, जैसे सन जो है सुबह ईस्ट से वेस्ट की तरफ शाम को जाता है। हम जानते हैं कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है, लेकिन माइथोलॉजी में इस चीज़ को कैसे कहा जाता है, जैसे ये इजिप्शियन माइथोलॉजी में भी ये चीज़ थी, ये एज़टेक में भी थी, मैंने आपको बताया था कि अंडरवर्ल्ड से होता हुआ अर्थ जो सन है वो रात को वापस ईस्ट में चला जाता है। ये मैंने इजिप्शियन माइथोलॉजी में आपको बताया था। कुछ वैसा ही इसमें है कि जब सूर्य अस्त होता है या चंद्रमा अस्त होता है तो वो कहाँ चला जाता है, अंडरवर्ल्ड में चला जाता है, ज़मीन के उस भाग नीचे चला जाता है, और फिर वो फिर से दूसरे दिन निकल के आता है। ये चीज़ें इनकी मानना है, इनका विश्वास है इस चीज़ में। रिचुअल्स और ट्रेडिशंस की बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में कैलेंडर की बात की थी कि 3 कैलेंडर हैं इनके। एक तो कैलेंडर ऐसा है जो कि आम लोगों के लिए था, ठीक है। एक कैलेंडर ऐसा था टिजोलिक, जो कि एक सैक्रेड कैलेंडर था 260 दिन का। एक ऐसा कैलेंडर था जो कि एक ग्रेट साइकिल को रिप्रेजेंट करता था। तो वो टजोलिक जो कैलेंडर था, जो कि 260 दिन का सैक्रेड कैलेंडर था, वो इस चीज़ के लिए था कि कौन कौन से फेस्टिवल कब आएंगे, उस कैलेंडर के हिसाब से ही रिचुअल्स और ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था, अलग अलग फेस्टिवल्स को मनाया जाता था। तो ये जो परफॉर्मेंस होती थी, अलग अलग रिचुअल्स होते थे, सिम्बॉलिक मीनिंग्स होते थे जिनके, वो उस 260 दिन के कैलेंडर के ऊपर आधारित होते थे। सेक्सुअल एब्सटेंस जो था उसको फॉलो किया जाता था, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इन त्योहारों के टाइम पे ईश्वर को खुश रखने के लिए अपनी काम वासना को एक तरीके से कंट्रोल रखना, ये सब चीज़ें ये लोग फॉलो करते थे इन इवेंट्स में। अलग अलग चीज़ें होती थी, लेकिन जो सबसे अलग और जो डिफरेंट चीज़ है, जो ज़्यादा पॉपुलर भी है, वो है इनकी ब्लड सेक्रीफाइस सेरेमनी, जो कि बहुत बड़े स्केल पे ये लोग करते थे। एज़टेक एम्पायर में भी होता था और माया माइथोलॉजी के लोग भी करते थे। बड़े स्केल पे ये लोग क्या करते थे, ह्यूमन बीइंग्स की, एनिमल्स की बलि दिया करते थे। अब एनिमल्स का सेक्रिफिकेशन तो आपने बहुत जगह देखा होगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स का सेक्रीफाइस जो है वो आपको यहाँ मीजो अमेरिकन कल्चर में ही ज़्यादा देखने को मिलता है कि अपने देवताओं को खुश करने के लिए ये ह्यूमन ब्लड का भी सेक्रीफाइस करते थे। अब वो लोग कौन होते थे जिनका सेक्रीफाइस होता था? शुरुआत में ये लोग जो हैं वो रॉयल लोग होते थे, प्रीस्ट वगैरह भी अपनी बलि देते थे, लेकिन धीरे धीरे ट्रेडिशन कल्चर बदला। उसके बाद जो वॉर प्रिजनर्स होते थे उनको बलि दिया जाता था, कुछ लोगों को पकड़ के बलि दिया जाता था, स्लेव्स को बलि दिया जाता था, बच्चों को बलि दिया जाता था। बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर बलि दी जाती थी। एज़टेक में तो और भी बड़े स्केल पे, मैंने आपको बताइए लाखों लोगों की बलि दी गई है उस कल्चर में, ट्रेडिशन में। तो यहाँ पे माया माइथोलॉजी में आपको देखने को मिलता है कि राजा खुद जो है वो यहाँ पे बलि दिया करता था देवताओं को खुश करने के लिए। और राजा का शुरुआत में तो नहीं, जब माइथोलॉजी ये माया सिविलाइजेशन का जब शुरुआती राइज था तब तो राजा का इतना बड़ा रोल नहीं था, लेकिन बाद में उसको एक डिवाइन किंग की तरह देखा जाने लगा और राजा की बहुत महत्वता यहाँ पे बढ़ गई थी। तो ये था कि ब्लड जो है इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता था कि देवताओं को खुश करना है तो बलि देनी पड़ेगी और सबसे बड़ा अल्टीमेट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि क्या है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ है और उससे बड़ा कोई सेक्रीफाइस नहीं हो सकता। तो इसलिए ये भी दिया करते थे ये, जिसमें सभी तरीके के लोग, वॉर प्रिजनर, बच्चे और सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और शुरुआत में प्रीस्ट भी देते थे।
आफ्टर लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है इनके यहाँ पे? आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी आदमी की डेथ हो जाती है तो वो अंडरवर्ल्ड जाता है। मैक्सिमम लोग अंडरवर्ल्ड जाते हैं, लेकिन बाद में वो कहाँ जाएंगे वो उनके कर्मों के ऊपर ही डिसाइड होगा कि एक केव के रास्ते होते हुए वो अंडरवर्ल्ड चले जाते हैं, जहाँ पे जाके आम आदमी अगर वहाँ पे मरता है तो वो वहीं रह जाता है, लेकिन जब राजा मरता है तो वो एक कॉस्मिक मोमेंट के रास्ते होते हुए, सन जैसे सन जाता है ज़मीन के रास्ते, सन भी तो ज़मीन के रास्ते जाता है इनकी माइथोलॉजी में, तो उसी तरीके से राजा भी उसी आदर और सम्मान के साथ जाता है और उसके बाद वो स्काई वर्ल्ड चला जाता है और गॉड बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो राजा को बड़ा डिवाइन यहाँ पे माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे डेथ जो है जब अगर नेचुरल कॉज में हो जाती है तो माया के जो लोग हैं वो चले जाते हैं नीचे, यूनिवर्सल कॉज वहाँ जाते हैं, उसके बाद पैराडाइज जाएंगे या फिर हेल जाएंगे, ये उनके उसके ऊपर डिपेंड करता है, कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा जब भी किसी आदमी, ऑर्डिनरी आदमी की डेथ होती थी तो उनको उसके घर में दफना दिया जाता था, उसकी फ्लोर में ही दफनाया जाता था, जिसके ऊपर ब्रेड और उनको फूड फ्लोरिश करते थे, उसके मुंह में डालते थे, ये सब चीज़ें होती थी, जो कि कुछ एक तरीके से डेथ के बाद की जो सेरेमनीज हैं उनको ये कुछ हद तक फॉलो करते थे। वही ऑब्जेक्ट्स और वही चीज़ों को फॉलो करते थे जीते जी आदमी जो करता है। माउंटेन्स, पिरामिड्स और फॉरेस्ट, ये इनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। माउंटेन्स को या पिरामिड्स, फॉरेस्ट को, जो पिरामिड्स तो इन्होंने खुद बनाए, लेकिन माउंटेन्स और फॉरेस्ट तो पहले से थे और इनके आसपास बहुत सारे वो थे, फॉरेस्ट थे, माउंटेन्स थे, जिनको ये बहुत ही रेस्पेक्ट देते थे, समझते थे कि इनके एंसेस्टर्स, डाइटीज़ जो हैं वो यहाँ पे रहते थे, वो हिल्स और इन माउंटेन्स में समा गए हैं, वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको ये पूजते थे, उनको उनके लिए शमन ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, उन माउंटेन्स को एक शरीन की तरह मानते थे, वहाँ पे काफ़ी उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी। अर्थ को भी एक गॉड की तरह देखते थे, अर्थ गॉडेस, अर्थ लॉर्ड मानते थे, ये गॉडेस की तरह नहीं, ये इसको ए फैट ब्रीडी हाफ ब्रीड उसकी तरह मानते थे। अर्थ गॉड दे बिलीव इन अर्थ गॉड ए फैट ब्रीडी half breed who lives in caves and cannot control all the water holes and produce लाइटिंग एंड रेन। तो जो नेचर है, प्रकृति है, धरती है, इसको एक ये ऐसा गॉड मानते हैं जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, अपने अंदर समाहित रखता है, इन गुफाओं को, कैनोट्स को और वाटर होल्स को कंट्रोल करता है, तो वो भी एक ईश्वर की तरह उसको पूछते थे। सुपर नेचुरल पावर्स में ये बिलीव करते थे, स्पिरिट मानते थे कि फॉरेस्ट में स्पिरिट है, और उसके बाद ये पिरामिड बनाया करते थे। और पिरामिड बना के क्या करते थे? पिरामिड बना के, मैंने जैसे आपको बताया कि बड़े बड़े पिरामिड बना के ये इनका ये होता था। देखो 91 सीढ़ियाँ मिली हैं इन पिरामिड्स में, और ये टिकाल शहर जो है इनका बहुत ही बड़ा शहर था, जिसको बाद में 19th सेंचुरी में जाके खोजा गया था। अब कहने को तो 1534 में पूरी तरह से इस एम्पायर का सिविलाइजेशन का अंत हुआ था, जब स्पेनिश लोगों ने अटैक किया था, लेकिन उससे पहले ही काफ़ी पहले बड़े बड़े शहर इनके जो हैं वो डिक्लाइन हो चुके थे। तो ये शहर जब मिला तो 15 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में यहाँ पे बहुत बड़े रूइंस मिले हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स, बड़ी बड़ी यहाँ पे पिरामिड्स और ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। लेकिन ये सिविलाइजेशन जब अंत हुआ तो उसके बाद फिर से फॉरेस्ट से कवर हो गया, ये सब चीज़ें हुई। आज भी जो माया सिविलाइजेशन के लोग, कुछ विलेजेस वहाँ पर बचे हुए हैं और कुछ लोग उस ट्रेडिशंस को जो फॉलो करते हैं, वो आज भी एक 4 क्रॉस और 4 जगवार वाला स्प्रिट जो है वो अपने घर के दरवाज़ों पे और गांव के चारों एंट्री पॉइंट्स पे लगाते हैं, ताकि ईविल जो हैं, डेविल्स जो हैं, वो उनके घर से दूर रहें। इस तरीके से अपने कल्चर को, अब तो बहुत कम बचे हैं ये लोग, बचे नहीं हैं, मिक्सअप हो गए हैं दूसरे रेस के साथ, लेकिन जब ये था तो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कल्चर था। लोग आज भी इसको पढ़ते हैं और एक डिफरेंट टाइम का डिफरेंट वर्ड आपको जानने को मिल रहा होगा होपफुली। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।